Assalamualaikum viewers, this is Danish Raza. You are watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. From previous few days, we have been studying about waves और हमने जो वेव्स के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अभी तक हम लोगों ने लैप्लास कोलेक्शन देखी, न्यूटन्स डेरिवेशन देखी, फिर हमने इफेक्ट्स देखे कि स्पीड ऑफ साउंड पे क्या होता है। अब हम वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने के बाद हम आते हैं स्ट्रेट स्ट्रिंग में। अगर हम वेव जो है वो क्रिएट करें, पैदा करें, आपने अपने डेली लाइफ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, वायलिन देखा होगा, गिटार देखा होगा। उस गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स, जो तारें लगी हुई होती हैं, वो दोनों एंड से बंधी हुई होती हैं और जब आप गिटार के ऊपर जो है वो अपने फिंगर्स को ऐसे स्लाइड करते हैं तो वो आपको वैरायटी ऑफ म्यूजिक देती है। तो ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, आज हम उसी से रिलेवेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जो मैंने लिखा है ये आपकी बुक में तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये बेसिक है। ये इस टॉपिक को अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये एक वेव है, कोई भी एक साइनोसाइडल वेव है या कोई एक वेव है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से जो वेव पैदा हो रही है, लेट्स सपोज ये वो वेव है और ये वेव ऐसे करके ट्रैवल कर रही है और इस वेव के ट्रैवल करने की वजह से इस वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं। यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रही है। अब ये वेव ट्रैवल कैसे करती है? ये वेव इस तरह से ट्रैवल करती है, देखिए ये वाला पार्टिकल आगे मूव करेगा, इसकी जगह पे ये ले लेगा, इसकी जगह पे ये ले लेगा, इसकी जगह पे, यानी कि ये पूरी की पूरी वेव आगे ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। इस तरह से वेव जो है वो अपनी एनर्जी को जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी करती है। तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, एक केस ये है कि मैं इस वेव को कन्फाइंड कर दूं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ये वाला एंड है, ये वाला एंड है, इसको मैं बाउंड कर दूं। एक केस तो ये हो सकता है और दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं इसको ओपन ही रखूं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस केस में क्या होगा और जब मैं कन्फाइंड कर दूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वेव है, इसको मैंने कन्फाइंड नहीं किया, इसको मैंने दोनों एंड से ओपन रखा होगा। ये यहाँ से ट्रैवल करती है और ऐसे मूव करके राइट डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है। अब इस वेव के अंदर वी कैन क्रिएट वेव ऑफ एनी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम इस सिस्टम के अंदर, ट्रैवलिंग वेव के अंदर, हम किसी भी वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता और यही डिफरेंस है कि जब हमने किसी वेव को कन्फाइंड नहीं किया हुआ तो वो ट्रैवल कर सकती है एक जगह दूसरी जगह पे, और इस केस में हम अपनी मर्जी की वेव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी की वेव हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टेशनरी वेव पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम इस वेव को कन्फाइंड कर देते हैं, हम उसके दोनों एंड्स को बाउंड कर देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं, यानी कि हमारी जो वेव है उस बाउंड्री के अंदर अंदर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है। एक सिंपल से एग्जांपल अगर आप दें, वायलिन तो आपने, गिटार तो आपने देखा ही होगा, उसकी स्ट्रिंग देखिए आपको दोनों एंड से बंधी हुई दिखाई देती है, ठीक है? या आप घरों में जो कपड़े सुखाने के लिए वायर्स जो बांधते हैं, जो तारे बांधते हैं, जब तक आप कपड़े हैंग करते हैं वहां, वो भी आप दोनों एंड से टाई करते हैं, दोनों एंड से बांधते हैं, वो भी एक एग्जांपल बनती है, ठीक है? इस तरह जब मैंने इन दोनों एंड्स को कन्फाइन कर दिया, बाउंड कर दिया, बाउंड्री लगा दी, तो अब इस केस में मैं अपनी किसी भी वेवलेंथ और किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं क्रिएट कर सकता। इस केस में मैं पर्टिकुलर कोई खास वेवलेंथ और खास फ्रीक्वेंसी की वेव ही क्रिएट कर सकता हूं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, ये बात मैंने लिखी है, इफ वी मेड बाउंड्री एट मीडियम दिस विल कोलाइड विद द मीडियम एंड रिफ्लेक्ट बैक, इंटरफेयर विद द रेयर पार्ट प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी वेव। होता क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ये वेव यहां पे क्रिएट की, ये वेव, ये क्या है, एक रस्सी है, आपने एक स्ट्रिंग रस्सी ली, उसको दोनों एंड से बांध दिया, कुछ भी नहीं किया, एक रस्सी पकड़ी, उसको दोनों एंड से बांध दिया, आपने उस रस्सी को इसके सेंटर में से पकड़ के ऐसे किया, प्लग किया, तो
तो आपको एक वेव बनती हुई दिखाई देगी। अब जब ये वेव यहाँ से जनरेट होगी, आगे जाके मूव करेगी, मूव करते करते ये इस एंड पे जाके टकराएगी, यहाँ पे आपने दूसरे एंड से उसको बांधा हुआ। जब ये यहाँ पे टकराएगी तो अब ये डेंसर मीडियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रेयर से डेंसर में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे फेज शिफ्ट आएगा। तो ये वेव अब जैसे गई थी, यानी कि इस डायरेक्शन में गई थी, वैसे नहीं जाएगी, बल्कि वो डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ वापस आएगी। जब ऐसे वापस देखिए, गई इस डायरेक्शन में थी, वापस इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे जो है ना वो आउट ऑफ फेज हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। अब तो इस केस में होगा क्या? इस केस में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नोड जो है वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे पास इस पॉइंट पे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नोड, जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है, और उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और ये जो आपके पास ये जो शेप बन रही है, इसको हम लूप कहते हैं, और इसमें एक लूप बन रहा है, सिंगल लूप बन रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास ये जो वेव है, इसकी वेवलेंथ है 10, इसकी वेवलेंथ है 10 मीटर। अब अगर वो आपसे कहता है कि आप बताएं कि आप बताइए कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, हमारे पास जो एक कंप्लीट वेव होती है वो यहां से यहां तक, यानी कि इस पॉइंट से इस नोड से इस नोड तक हमारे पास एक वेव बनती है। इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम अगर कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास एक वेवलेंथ है, तो इसके लिहाज से ये क्या है? λ/2 है, यानी कि टोटल लेंथ मेरे पास किसके इक्वल है? L/2। और अगर लेंथ मुझे दी हुई है, अगर मुझे वेवलेंथ दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, तो आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 5 मीटर हमारे पास लेंथ है। इस तरह से आप वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से कुछ पॉइंट्स हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसको हमने नोड कह दिया। तो नोड के अलावा अगर ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम एंटी नोड कहते हैं। हमने स्टेशनरी वेव्स में हमने देखा हुआ है एंटी नोड, यानी कि वो पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा। अब क्या हम सिर्फ एक ही लूप बना सकते हैं? नहीं, स्टेशनरी वेव्स के केस में हम मल्टीपल लूप बना सकते हैं। और इसी वजह से मैंने कहा था कि हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की वेव क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक लूप क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने 2 लूप क्रिएट किए। इसको हम प्लग करेंगे सेंटर से, तो ये जब सेकेंड हाफ से हम इसको प्लग करते हैं तो क्या होगा? आप देखिए, ये जो लूप है, कितने लूप बन सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हम इस रस्सी को प्लग कहां से कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास मैंने उस केस में मैंने इसको हाफ सेंटर से प्लग किया था, यहाँ पे मैंने जो है वो 4th पार्ट से इसको प्लग किया, और हमारे पास ये वाला यूज होती हैं। अब हमें निकालना है जी स्टेशनरी वेव इन सप्रेस्ड स्प्रिंग, तो हमें उसकी सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है F/m। अब ये v क्या है? v तो वेलोसिटी है, जो वेव जो है। अब हमारे पास जो f है, f क्या है? f वो टेंशन है जो उस रस्सी में आएगी। देखिए, जब हम इन दोनों एंड से मान देंगे तो रस्सी में तनाव आएगा, एक टेंशन की फोर्स आएगी, तो उस टेंशन को हम f कहते हैं। अब ये m क्या है? अब डेफिनेटली जब आप कोई रस्सी लेंगे, लेट्स सपोज आपने ये रस्सी का इतना पार्ट लिया, तो इस रस्सी का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, और उसकी कुछ लेंथ भी होगी। तो ये जो मास है, इसको हम मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन सप्रेस्ड स्ट्रिंग है, वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे, रस्सी पर टेंशन कितनी है और मास पर यूनिट लेंथ कितना है, ठीक है। अब हम इसके डेरिवेशन देखते हैं कि हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एक नोड से अगले नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। इसी तरह इस नोड से इस नोड तक का जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 होगा। अब अगर हम इस पूरी वेव की लेंथ कैलकुलेट करना चाहें, तो हम कहेंगे कि हमारी ये वही मैंने बात देखी है कि 1/4 पार्ट से प्लग किया तो 2 लूप बने हैं। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई? λ2/2 प्लस λ2/2। λ2 क्यों? क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है और 2 लूप हमारे पास बन रहे हैं। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया λ=L λ/2। ये λ2 के इक्वल आ गया। अगेन हम फ्रीक्वेंसी निकालने में इंटरेस्टेड है, वही सेम टू सेम स्टेप हम यही करते रहेंगे बार बार।
तो F2 अपॉन F2 इंटू लैम्डा 2 हम यहाँ से F2 निकाल लेंगे V अपॉन लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लैम्डा 2 अगर आप यहाँ पे देखें तो L के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे उसको L से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लैम्डा 2 अगर आप यहाँ से निकालें तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आता है, 2L अपॉन 2, जो कि 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने वो कैंसिल करके ये लिखा था, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये आता है। ये क्यों आता है, इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, इस वाली इक्वेशन में भी F1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L के इक्वल था, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू V अपॉन 2L तो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मैंने ये चीज कॉमन लिखी, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो V अपॉन 2L का मतलब क्या है, ये F1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, V अपॉन 2L किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी वो मल्टीपल होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का। इसको हम डिस्क्रीट सेट ऑफ हार्मोनिक्स भी कहते हैं। और ये जो लूप्स बनते हैं यहाँ पर रेजोनेंस ही हो रही होती है बेसिकली। तो इसी तरह हम अगला थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और फिर हम इसका जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को 1/6 पार्ट से जब इसको प्लग करेंगे तो ये हमें 3 लूप्स देगा। अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, एक नोड से अगले नोड तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। क्योंकि ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमने λ3/2 कर दिया। इसी तरह ये भी λ3/2, इसी तरह ये भी λ3/2। और जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो हमारे पास टोटल लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने यहां से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास L जो है 3λ3/2 के इक्वल आ गया। अगेन हम फ्रीक्वेंसी निकालने में इंटरेस्टेड थे तो मैंने इसको रीअरेंज किया, V/λ3 की वैल्यू पुट की जो कि यहां से हमारे पास आ जाएगी। इसको आप अरेंज कर सकते हैं कि जी λ3 इज इक्वल टू 2L/3। तो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी λ3 की 2L/3। ये हमारे पास 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3V/2L आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक चीज कॉमन जल्दी आ रही है हमारे पास। वो कॉमन क्या चीज आ रही थी, हमने देखा था कि F1 जो था वो किसके इक्वल था, V/2L के इक्वल था। और F2 हमारे पास किसके इक्वल था, 2V/2L के इक्वल था। अब F3 आ गया हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3V/2L के। इसका मतलब है कि अगर आप सभी एक्सप्रेशन में देखें तो सभी एक्सप्रेशन में एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज V/2L। इसी तरह यहाँ पे भी V/2L कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन लिख लिया। तो V/2L किसके इक्वल है, F1 के इक्वल। तो हमारे पास ये 3 into F1 आ गया, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। इसी तरह अब मैं यहाँ पे इसी काम में लगे रहेंगे हम लोग, हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे अप टू nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने जो अभी तक जो चीज देखी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन V/2L के इक्वल था, सेकंड 2 into V/2L, थर्ड 3 into V/2L। इसका मतलब है अगर मैं nth की बात करूं तो nth में क्या होगा, देखिए हर एक में V/2L तो आ रहा है तो मैंने V/2L तो लिख दिया ऐसे। अगर मैं nth की बात कर रहा हूं, देखिए पहले में हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, दूसरे में 2 हो गई, तीसरे में 3 होगी, चौथे में 4 हो जाएगी, फिफ्थ में 5 हो जाएगी। इसी तरह nth में हमारे पास n की वैल्यू n ही हो जाएगी। तो हम इसको nth मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रह गई बात वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ के लिए हमने देखा जो हमारे पास पहली वेवलेंथ आई, λ1 दैट वाज 2L, जो λ2 आई हमारे पास दैट वाज इक्वल टू 2L/2, जो λ3 आई है हमारे पास वो है 2L/3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वेवलेंथ के केस में भी हमारे पास जो लेंथ है वो उसमें वेवलेंथ के केस में भी हमारे पास कुछ चीज कॉमन आ गई, दैट इज 2L। अब पहली के केस में हमारे पास बटे में 1 है अपॉन 2 अपॉन 1, दूसरी में 2 आ गया, तीसरी में 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास nth के लिए हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका मतलब है लैम्डा n nth वेवलेंथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2L/n फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। अब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। अगर आपने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है तो 1 पुट करेंगे, सेकंड निकालना है तो 2, थर्ड 4 और n तक आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब आपसे वो सवाल, इस सवाल को वो दूसरी तरह से आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपसे कहेगा कि प्रूव करके दे कि Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है।
इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज या हार्मोनिक सीरीज। मैंने आपको कहा था कि रेजोनेंस होती है जिसको जिसकी वजह से हम इसको हार्मोनिक सीरीज कहेंगे यहाँ पे। अब देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप देखें तो हर फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का मल्टीपल बन रही है, पहली फ्रीक्वेंसी का, दूसरी का, तीसरी का। इस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, जो कि डिस्क्रीट सेट है, इसको हम हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और यहीं से मैंने जो आपको सबसे पहली बात बताई थी कि हम अपनी वेव को, जो हम स्टेशनरी वेव के केस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें हम पर्टिकुलर वेव जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ साथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं स्टेशनरी वेव के केस में। जबकि हमने अगर कन्फाइंड नहीं किया था मीडियम को, तो हमारे पास अपनी वेव जो थी वो हमारे पास कोई पर्टिकुलर नहीं बन रही थी, जितने मर्जी हमारे पास लूज बन रहे थे। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपका मोड कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो F1 है इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन जो ये सेकंड वाला है इसका नाम क्या है? इसको हम सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं इसको, या फिर फर्स्ट ओवरटोन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये फर्स्ट ओवरटोन है तो थर्ड वाला सेकंड ओवरटोन होगी, ठीक है। इसी तरह ये ऐसे सीक्वेंस चलती रहेगी। तो याद रखिएगा, ये हमारा